और इधर मार्च तिमाही में ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री में गिरावट देखने को मिली। इस दौरान सभी सेगमेंट में गिरावट देखने को मिली है। मार्च तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स, वेयरेबल और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे सेगमेंट में ऑनलाइन कंजप्शन में गिरावट देखने को मिली है। लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी का कहना है कि चौथी तिमाही में कंपनी के एक्सप्रेस पार्सल शिपमेंट में 13% की गिरावट देखने को मिली है। सर, ये गिरावट की वजह क्या मान रहे हैं आप? ये दो महत्वपूर्ण चीजें दिख रही हैं इस तिमाही में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीद, कॉस्मेटिक्स की खरीद और स्मार्टफोन्स की बिक्री में कमी आई है, और वो कमी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह दिखाई दे रही है। स्मार्टफोन्स के बारे में माना जा रहा है कि नए मॉडल्स लॉन्च नहीं हुए, इसलिए इसकी वजह थी। दूसरी चीज़, कीमतें एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, और इसलिए ई कॉमर्स कंपनियों ने जो पिछली तिमाही में यानी दिसंबर वाली तिमाही में जो अच्छा प्रदर्शन किया था, उसे इस तिमाही में दोहराया नहीं जा पाया है, और ये कीमतों के कारण और लोगों की परचेजिंग पावर पर में बदलाव के कारण इसका असर दिखाई दे रहा है। सर, ये कंपनियां जो आ रही हैं, भारत वापसी कर रही हैं, इसका क्या बड़ा कारण मान? ये दिलचस्प घटनाक्रम है। इसमें से रेजर पे या पाइन लैब जैसी कंपनियों को आप ले विपुल जी, तो इन्हें रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत भारत में तमाम सूचनाएं उपलब्ध करानी है या सर्वर लगाने हैं, क्योंकि नए नियम आ गए हैं। जिसमें कुछ कंपनियां तो इसलिए आ रही हैं कि उनके लीगल और कानूनी मामले अब बाहर रहकर वो ये सेवाएं नहीं दे सकती, क्योंकि वो भारतीय उपभोक्ताओं को ये सेवाएं दे रही हैं, और उनकी सूचनाएं, उनकी जानकारी और उनका डेटा उनके पास है। और ये कंपनियां चूंकि बैंकों के साथ काम करती हैं, तो इसलिए एक वजह ये मानी जा रही है कि इन कंपनियों को अपने संचालन भारत में शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसमें से कुछ कंपनियां शायद भारत में आईपीओ लाने की संभावनाएं भी तलाश रही हैं, और इस वजह से भी उन्हें भारत में आकर अपनी यूनिट लगानी पड़ेगी, अपने कामकाज को स्थापित करना पड़ेगा, जिससे कि वो भारत में आईपीओ ला सकें। जैसे कि फ़ोनपे को हमने देखा है कि फ़ोनपे वालमार्ट समूह की कंपनी है, उसके बारे में पता चला है कि वो भारत में अपना संचालन शिफ्ट कर रही है। इधर शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। रिकॉर्ड तेजी के बावजूद सेंसेक्स में शामिल हर 10 में से महज एक शेयर ही बाजार के साथ कदमताल कर पा रहा है। दूसरी ओर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई ने मई में अब तक भारतीय शेयर बाजार से 22,000 करोड़ रुपए की भारी निकासी की है। हालांकि चुनाव के अंतिम चरण में विदेशी निवेशकों ने यू टर्न लिया है और एक हफ्ते में करीब 9200 करोड़ रुपए का निवेश भी आया है। सर, बाजार में इतनी वोलेटिलिटी और इतनी तेजी के बीच रिकॉर्ड हाई पर तो पहुंच गया है, इसके भीतर क्या दिखाई दे रहा है? वो क्योंकि ये एक सेकुलर रैली तो नहीं दिखाई दे रही है। बाजार के भीतर जाएं तो आपको बड़ा अनोखा नज़ारा दिखाई देता है। सुर्खियों में सेंसेक्स और निफ्टी के रिकॉर्ड ऊंचाई के आंकड़े हमें मिलते हैं, लेकिन जो ताज़े आंकड़े दिख रहे हैं बाजार के भीतर, उसमें आपको लगभग पूरे बाजार के 1224 के आसपास जो बड़े 1300 स्टॉक्स हैं उसमें ऑल कैप में, उसमें केवल 10 से 11% स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई पर है। बाजार ऑल टाइम हाई पर है, पर कंपनियां ऑल टाइम हाई पर नहीं और उससे नीचे हैं। और उसमें खासतौर से लार्ज कैप सेगमेंट में जो बड़े स्टॉक्स हैं, चाहे रिलायंस हो, एचडीएफसी हो, आईटीसी हो, इनमें हमने कोई बड़ी ग्रोथ या बड़ी तेजी हाल फिलहाल के दिनों में नहीं देखी। विपुल जी रोज स्टॉक मार्केट को हेलो मनी 9 में आपको विस्तार से बताते हैं, और ये एक अजीब सा पेचीदा फिनोमेना है बाजार का, कि बाजार में टॉप लाइन या बाजार का इंडेक्स तो मूव कर रहा है, लेकिन बाकी स्टॉक इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा बाजार में होता नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा, हर तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से बाजार फिसल भी रहा है। आज भी 23,110 का रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद लाल निशान में ही बाजार बंद हुआ। सर, ये जो तेजी है, म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं? क्या उनको फ़ायदा मिल रहा है? बिल्कुल, अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं तो अपना पोर्टफोलियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आमतौर पर म्यूचुअल फंड एमसीज ने जिन स्टॉक्स में निवेश कर रखा है आपका पैसा, आपके एसआईपी या लमसम के जरिए गया हुआ पैसा, उन स्टॉक्स में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए इस तेजी का प्रत्यक्ष फायदा म्यूचुअल फंड निवेशकों के खाते में जाता नहीं दिख रहा है। इंडेक्स तो ग्रो कर रहा है, यानी जिन्होंने पैसिव फंड्स में इस्तेमाल कर रखा है, जिन्होंने इंडेक्स और निफ्टी से रिलेटेड फंड में इस्तेमाल कर रखा है, उन्हें तो बेहतर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। पर अगर आप स्टॉक्स के आधार पर देखें तो जो बाजार के 20-25 बड़े स्टॉक हैं या 50 बड़े स्टॉक्स हैं जो हर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं, उनमें बहुत ज़्यादा तेज ग्रोथ नहीं है और वो ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे जो सेक्टोरल इंडिसेस हैं उनमें भी कोई बहुत बड़ा चेंज या बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा, चाहे वो ऑटो देख लें या एफएमसीजी देख लें, इनमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दिया है। तो म्यूचुअल फंड के निवेशक आमतौर पर दो तरह से बाजार के घटनाक्रम से प्रभावित होते हैं कि बाजार की तेजी में उनका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगा रखा है लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप में, उसमें जो शेयर चुने गए हैं वो बाजार की तेजी में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं, या जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं वो उनमें जो मौजूद स्टॉक्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बाजार तो तेज है,
पर पोर्टफोलियो नरम है, पोर्टफोलियो पर कमाई अच्छी नहीं है, खासतौर से म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए। इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहकर करीब से देखें बाजार के इस मूवमेंट को।